सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 बगुला भगत इस पाठ का लेखन कार्य 1 समाप्त किया था, है ना बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बगुला भगत इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द और पाठ से संबंधित चित्र यानी कि बगुले का चित्र बनाने के लिए कहा था और ये बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। यानी मैंने आपसे कहा था कि आप पाठ की हेडिंग लिखेंगे और फिर आप नीचे चित्र लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। और चित्र किसका बनाएंगे? बगुले का चित्र बनाएंगे, है ना। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। और इसके पश्चात हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में? कठिन शब्द। प्रत्येक कठिन शब्द को हमने 3-3 बार लिखा था। और इसके पश्चात शब्दार्थ और विलोम शब्द। तो वो था हमारा बगुला भगत पर आधारित लेखन कार्य 1। अब आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को उसके आगे का कार्य यानी बगुला भगत पर आधारित लेखन कार्य 2 यह करवा रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेखन कार्य 2 करवाऊँगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और पिछले वीडियो में देखा हुआ समस्त लेखन कार्य यदि आपने पूरा किया होगा तो आप लोगों ने क्या क्या लिखा होगा? चित्र बनाया होगा, शब्दार्थ लिखे होंगे, विलोम शब्द और कठिन शब्द हो गए होंगे, यानी कठिन शब्द और विलोम शब्द। अब विलोम शब्दों के पश्चात अब हम आगे हेडिंग देंगे, लिंग बदलो। क्या हेडिंग देंगे? क्या शीर्षक देंगे हम? लिंग बदलो। और लिंग बदलो हम हल करने के लिए सर्वप्रथम अपनी लेखन पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित करेंगे। यानी अपनी लेखन पुस्तिका को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक ओर हम लिखेंगे पुल्लिंग और दूसरी ओर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। और इसे और अधिक अच्छे ढंग से स्पष्ट करने के लिए हम चित्र भी बनाएंगे। अब पुल्लिंग अर्थात ऐसे शब्द जो पुरुष होने का बोध कराते हैं, है ना। पुल्लिंग अर्थात ऐसे शब्द जो पुरुष होने का बोध कराते हैं। इन्हें स्पष्ट करने के लिए हमने क्या किया? हम क्या करेंगे? हम एक लड़के का चित्र बनाएंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इस कॉलम में यानी पुल्लिंग के कॉलम में हमें पुरुष जाति से संबंधित शब्दों को लिखना है। और उसी तरह से स्त्रीलिंग वाले कॉलम में हम एक लड़की का चित्र बनाएंगे और वहाँ पर हम लोग स्त्रीलिंग से संबंधित शब्द लिखेंगे। इससे समझ में आ जाएगा हमें कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है और कौन सा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। तो इसलिए हमने क्या किया? हमने हेडिंग लिखी लिंग बदलो, फिर नोटबुक को अपनी लेखन पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित किया। एक और हम लिखेंगे पुल्लिंग, दूसरी ओर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग और एक लड़का और एक लड़की का चित्र बनाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 1। अब देखिए बच्चों, बगुला भगत पाठ में एक शब्द आया है साधु। तो साधु कौन सा शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? बिल्कुल सही, पुल्लिंग, क्योंकि साधु यह शब्द पुरुष होने का बोध करा रहा है। हम कहते हैं ना, मैंने साधु देखा, मेरे घर में साधु आया, साधु ने ये बात हमें बताई। तो साधु से हमें समझ में आ रहा है कि साधु पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए हमने उसे पुल्लिंग के कॉलम में लिखा। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? बिल्कुल सही, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। क्या होता है? साध्वी। यदि कोई फीमेल हो और वो साधु हो, जैसे फीमेल साधु हो, तो हम उसे कहते हैं साध्वी। जैसे आप टीवी में देखते होंगे, मूवीज़ में देखते होंगे, टीवी में, या आपने प्रत्यक्ष भी देखा होगा कि कुछ जो महिलाएं होती है वह भी भगवा रंग के कपड़े पहनकर साधु का वेश बनाए होती है। लेकिन हम उसे साधु नहीं कह सकते और कुछ बच्चे उसे साधुनी कहते हैं। साधुनी यह शब्द पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब हम लोग पिछली कक्षा में पिछले साल जब हम पढ़ाते थे, कुछ बच्चे साधु का स्त्रीलिंग करते समय साधुनी लिखते थे, जबकि ये गलत है। तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। क्या होता है?
साध्वी, सा आधा ध और व में बड़ी ई की मात्रा वी, साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। और मामा, मामा यह शब्द पुल्लिंग है, ये तो आपको पता ही है। और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? मामी। क्या होता है? मामी। तो बस दो ही हमारे पास शब्द है बच्चों जिसके हम लिंग बदल सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आगे है मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। आगे क्या है? मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ मुहावरे लिख कर दिए हैं, उनके अर्थ भी मैंने बताए हैं, लिख कर दिए हैं आप लोगों को, और मैंने वाक्य रचना भी आपको करके बताई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें तो आप मेरे वाक्यों को न दोहराएं, बल्कि आप अलग ढंग से वाक्य रचना करें। जैसे पहला देखिए, कुशल पूछना। कुशल पूछना का अर्थ होता है बच्चों हाल चाल जानना। क्या अर्थ होता है? हाल चाल जानना। तो अब हम जब वाक्य बनाएंगे तो हम अर्थ से वाक्य नहीं बनाएंगे, हम मुहावरे से वाक्य बनाएंगे। और मुहावरा कौन सा है? कुशल पूछना। कौन सा मुहावरा है? कुशल पूछना। तो अब हम एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें कुशल पूछना यह आता हो। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, कभी कभी मैं अपने पड़ोसियों का कुशल पूछ लेता हूँ, है ना। और मैंने कुशल पूछ लेना को अंडरलाइन की है क्योंकि यह मुख्य वाक्य है, हमारा मुख्य शब्द है, मुख्य वाक्य है। तो आप भी वाक्य रचना करेंगे और अंडरलाइन करेंगे कुशल पूछना को। तो मैंने ये वाक्य रचना की, कभी कभी मैं अपने पड़ोसियों का कुशल पूछ लेता हूँ। आप इसके अतिरिक्त और भी कोई वाक्य रचना कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैंने अपनी अध्यापिका से उनका कुशल पूछा, या मैंने अपने पिताजी से उनका कुशल पूछा, या मेरी सहेली हमेशा मेरे माता पिता से उनका कुशल पूछती है। तो आप इस तरह से अलग अलग वाक्य रचना कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अलग अलग वाक्य रचना करें, एक जैसा न करें और एक जैसा देखा देखी न छापें। अपने मन से वाक्य रचना करें ताकि आपको भी वाक्य रचना करना आ जाए। दूसरा देखिए बच्चों, चाल चलना। चाल चलना यानी चालाकी करना। चाल चलना यानी चालाकी करना, या किसी के खिलाफ योजना बनाना। किसी के खिलाफ योजना बनाना। तो मैंने एक वाक्य बनाया है, उसने मेरे खिलाफ चाल चली। उसने मेरे खिलाफ चाल चली। तो हम ये भी वाक्य बना सकते हैं कि उसे तो अक्सर चाल चलने की आदत है, या वह हमेशा चाल चलती रहती है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य रचना कर सकते हैं अपने मन से। फिर नंबर 3, मृत्यु के मुख में जाना। बच्चों, मृत्यु के मुख में जाना यह भी एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है मर जाना या मृत्यु को प्राप्त होना। क्या होता है इसका अर्थ? मर जाना या मृत्यु को प्राप्त होना। जैसे मैंने एक वाक्य बनाया है कि शिकारी द्वारा शिकार किए जाने पर शेर मृत्यु के मुख में चला गया। मैंने क्या वाक्य बनाया है कि शिकारी द्वारा शिकार किए जाने पर शेर मृत्यु के मुख में चला गया। आप इसके अतिरिक्त भी अन्य वाक्य रचना कर सकते हैं। जैसे अभी आप करंट का भी ले सकते हैं कि कोरोना में कई लोग मृत्यु के मुख में चले गए, या कोरोना इस बीमारी के कारण कई लोग मृत्यु के मुख में चले गए। आप ये लिख सकते हैं। या आप एक ये भी लिख सकते हैं कि वह घायल कुत्ता मृत्यु के मुंह में चला गया, है ना। आप ये लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी वाक्य रचना कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से वाक्य रचना करते हैं। इसके बाद है बच्चों चौथा, पीड़ा से करहा उठना। पीड़ा, पीड़ा यानी क्या होता है? दर्द या तकलीफ। आप बैठने के आसन को भी पीड़ा कहते हैं, है ना। तो वो भी एक पीड़ा होता है, पर वो पीड़ा अलग है। वो पीड़ा, बैठने का जो आसन है वो पीड़ा अलग होता है। अब यहाँ जिस पीड़े की बात हो रही है वह पीड़ा है दर्द। क्या है? दर्द। पीड़ा यानी दर्द या तकलीफ। जब हम गिर जाते हैं तो हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। या हमें मान लीजिए पापा ने कभी आपको एक थप्पड़ लगा दिया, मम्मी ने एक थप्पड़ लगा दिया, तो आपको दर्द होता है। वो होती है पीड़ा। वो होती है पीड़ा। पीड़ा यानी दर्द। और करहा, करहाना यानी तड़पना। करहाना यानी तड़पना या ज़ोर से चिल्लाना। तो हम क्या अब इसका अर्थ निकाल सकते हैं? पीड़ा से करहा उठना का, पीड़ा अर्थात दर्द, करहाना यानी चिल्लाना। तो हम लिख सकते हैं कि दर्द से चिल्लाना या दर्द से तड़पना। तो पीड़ा से करहा उठना, इसका अर्थ है बच्चों दर्द से तड़पना या दर्द से चिल्लाना। अब मैंने इसका एक वाक्य बनाया है, वह घायल कुत्ता पीड़ा से करहा उठा।
मैंने क्या वाक्य बनाया है? वह घायल कुत्ता पीड़ा से कराह उठा। अब आप और भी अलग अलग ढंग से वाक्य रचना कर सकते हैं। जैसे जब मुझे चोट लग गई तो मैं पीड़ा से कराह उठी, जब मैं गिर गई तब मैं पीड़ा से कराह उठी, है ना। जब मुझे मम्मी ने एक तमाचा लगाया तो मैं पीड़ा से कराह उठा। तो आप इस तरह से कोई भी वाक्य रचना कर सकते हैं बच्चों। तो ये है आज का आपका PDF और वीडियो। आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं कराया है, बहुत थोड़ा सा लेखन कार्य दिया है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप मेरा यह वीडियो बार बार देखेंगे, समझेंगे कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया है, क्या करने के लिए क्या कहा है और किस तरह से मैंने स्पष्ट किया है इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ये जो लेखन कार्य है ये लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।